बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 नवंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले आरजेडी कांग्रेस को दम दिखाएंगे नीतीश कुमार, बिहार में यात्रा निकालने के लिए क्या है मायने। 5 सालों में चलेगी 3000 नई ट्रेनें, खत्म होगा वेटिंग टिकट का झंझट, रफ्तार भी बढ़ाने की तैयारी। प्रशांत किशोर का तंज, कहा नीतीश कुमार जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी करके बता रहे हैं कि बिहार के 20% लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है, इसी को कहते हैं गोबर उठा करके मुंह पर लगाना। पार्टी यदि लाहौर से भी टिकट देगी तो कमल खिला करके दिखाऊंगा, किशनगंज में बोले शाहनवाज हुसैन। पीएम मोदी ने डीपफेक को बताया चिंता का विषय, बचाव के लिए की ये खास अपील। छठ दीपावली स्पेशल ट्रेनों में वसूला जा रहा है भारी भरकम किराया, हवाई टिकट के बराबर पहुंचे रेट। छुप करके प्रेमी से मिलती थी 2 बच्चों की मां, पकड़ी गई तो पति ने बदल दिया खेल। जाने अजब प्रेम की गजब कहानी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। बिहार के 261 नगर निकायों में 4050 घाटों पर होगी छठ पूजा, नीतीश सरकार ने जारी किए 25 करोड़ रुपए। जहां मुस्लिम आबादी नहीं वहां उर्दू शिक्षकों की हुई पोस्टिंग, जानिए स्कूल आवंटन में और कहां हुई है गड़बड़ी। 3 माह से वेतन नहीं, सूद पर पैसे उधार लेकर के छठ पर्व मनाएंगे नियोजित शिक्षक, नीतीश कुमार पर लगा सौतेलेपन का आरोप। बाजार में सस्ते हुए मसाले, जीरा के दाम में ज्यादा गिरावट, अभी और गिर सकते हैं दाम। गेंदे के फूल की खेती के लिए प्रेरित कर रही है बिहार सरकार, दे रही है सब्सिडी। बीजेपी मास्टर प्लान पर कर रही है काम, यदुवंशी सम्मेलन के बाद अल्पसंख्यकों को रिझाने की तैयारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए लालू राबड़ी शासन को कोसा, बोले मेरे आने से पहले कुछ था क्या। बंद होने वाली है यूपीआई आईडी, 31 दिसंबर से पहले करना होगा ये काम, जाने पूरी जानकारी, आगे आपको बताएंगे विस्तार से। के पाठक का नया फरमान, अब हर कॉलेज और विश्वविद्यालयों के टीचरों को डेली लेनी होगी 5 क्लास, स्टूडेंट को मिलेगा ये टास्क। मेहरबान हुए सुशासन बाबू, नीतीश सरकार का तोहफा, बेहतर कार्य करने वाले कर्मियों को मिलेगी 2 गुनी पुरस्कार राशि। तो दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शिक्षक नियुक्ति में नीतीश सरकार पर एक और बड़ा घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पैसे लेकर के शहरों में उनकी पोस्टिंग की जा रही है जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं। जीतन राम मांझी के आरोप काफी संगीन है। उन्होंने कहा है कि मोटा माल लेकर के बाहरी राज्यों के शिक्षकों की नियुक्ति शहरों में की जा रही है और बिहारी शिक्षकों की पोस्टिंग गाँव में की जा रही है। उन्होंने ये भी लिखा है कि पैसों में बहुत सख्ती है भाई, पता नहीं चाचा और भतीजे दोनों मिलकर के अनाज खाते हैं या फिर नोट। दोस्तों बीते कुछ माह के दौरान मसालों में सबसे ज्यादा दाम जीरों के ही बढ़े थे। इससे लोगों की घर में बनाए जाने वाली दाल का तड़का काफी महंगा हो गया था। जीरा ही नहीं अन्य प्रमुख मसाले के दाम भी बढ़ने से लोग परेशान हुए थे। जीरे में तेजी की प्रमुख वजह देश में बेमौसम बारिश है, जिसके कारण पैदावार में 50% तक की गिरावट आई है। टर्की और सीरिया में बेमौसम बारिश से जीरे की कीमतों में उछाल का यह भी एक बहुत बड़ा प्रमुख कारण है। कारोबारी सतीश चंद्र ने बताया है कि देश में 90% जीरे की पैदावार गुजरात और राजस्थान में होती है। वहां भी बेमौसम बारिश से पैदावार में कमी आई है। फिलहाल अब बाजार कुछ संभला है। आने वाले दिनों में जीरे के दाम गिरने
गिरने के आसार हैं। या इस बीच खरी लाल मिर्च के दाम भी कुछ कम हुए हैं। दाम घटने का मुख्य कारण कारोबारी वायदा बाजार में खाद्य सामग्रियों के शामिल होने और फिर बढ़ता ऑनलाइन कारोबार है। या दूसरी ओर घरेलू बाजारों में अच्छी आवक के साथ साथ विदेशी खरीदारों की ओर से मांग कम होने के कारण देश के प्रमुख मसालों की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है। इस बीच दक्षिण भारत एवं देश के अन्य राज्यों में तमाम मसालों की फसल भी अच्छी हुई है। इसका असर भी बाजार में देखने को मिल रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा गाहे बगाहे विशेष राज्य की दर्जे की मांग को लेकर की अब सियासत तेज हो गई है। जब पटना में हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के अब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने पलटवार किया है। जब हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेता ने कहा है कि सियासी सुविधा अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा पार्टी के प्रवक्ता नंदलाल मांझी ने कहा कि आरजेडी की गोद में बैठ करके विशेष राज्य के दर्जे की मांग करना अपने आप में हास्यास्पद है। जब लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी के खिलाफ हथकंडा अपनाते हुए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को दोहराया है। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला है। लोकसभा चुनाव में दोनों गठबंधन दमदार प्रदर्शन करना चाहता है। जहां वोट बैंक को साधने के लिए जातिगत सम्मेलन का दौर भी शुरू हो गया है। जहां राष्ट्रीय जनता दल जहां भाजपा के वोट बैंक में सेंधमारी करके भाजपा को झटका देना चाहता है, तो फिर वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी लालू प्रसाद यादव के माया यानी कि मुस्लिम और यादव वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है। जहां लालू प्रसाद यादव की ताकत मुस्लिम और यादव वोट बैंक है, जहां इन दोनों की संख्या करीब 31% है। लालू प्रसाद यादव इन दोनों के सहारे सत्ता में बने रहे। जहां आपको बता दें कि बिहार में 17% वोट अल्पसंख्यकों का है और 14% वोट यादव जाति के हैं। बिहार बीजेपी की ओर से यदुवंशी सम्मेलन किया गया और 21,000 यदुवंशियों को पार्टी में शामिल कराया गया। यदुवंशी सम्मेलन की सफलता के बाद भाजपा अल्पसंख्यक सम्मेलन करने की तैयारी में है, यानी कि अब भाजपा मुसलमानों को रिझाने की तैयारी में है। जी हाँ, राजधानी पटना के बापू सभागार में अगले महीने अल्पसंख्यकों का सम्मेलन होगा। अल्पसंख्यक मोर्चा तैयारी में जुट गया है। गोपालगंज और मुजफ्फरपुर उपचुनाव में भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी है। वहीं पर अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रभारी तुफैल अहमद ने कहा है कि गोपालगंज और मुजफ्फरपुर उपचुनाव में भाजपा ने अपनी ताकत दिखा दी है। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया था। हम अल्पसंख्यकों का महाजुटान करने जा रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का मोह राष्ट्रीय जनता दल से भंग हो चुका है। यह कार्यक्रम में हम अल्पसंख्यकों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि केंद्र की सरकार ने आपके लिए क्या कुछ किया है। दोस्तों जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार की ओर से जारी आर्थिक सर्वेक्षण को लेकर के नीतीश कुमार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अभी सरकार ने जातीय जनगणना से जोड़ करके जो आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है उसी आंकड़े को देखिए तो फिर पता चलता है कि कभी कभी जब दिन खराब होता है तो फिर आप सोचकर अच्छा भी करने जाएगा तो फिर उल्टा ही होगा। नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक फायदे को सोच करके आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया है, लेकिन राजनीतिक तौर पर नुकसान हो रहा है। यह इसी को कहते हैं गोबर को उठा करके मुंह पर लगाना। आर्थिक सर्वेक्षण में बता रहे हैं कि 20% बिहार के लोग झोपड़ी में रहते हैं, उनके पास अपना घर नहीं है। आप तो गोबर मुंह पर लगा रहे हैं कि 32 साल से सरकार चलाने के बाद कह रहे हैं कि 20% लोग घर नहीं बल्कि झोपड़ी में रहते हैं। प्रशांत किशोर ने आगे कहा है कि सर्वेक्षण बता रहे हैं कि 80% बिहार के लोग दिन भर में 100 रुपए भी नहीं कमाते हैं। ये 32 सालों के लालू नीतीश राज का असर है, उसी का ये परिणाम है। जहां तक सामाजिक भागीदारी की बात है तो फिर लोग कह रहे हैं कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको भागीदारी नहीं मिली है और जिसे वंचित रखा गया है, या उसके नाम पर हल्ला मचा रहे हैं। लेकिन कोई ये पूछने वाला नहीं है कि 32 सालों से सत्ता में बैठे कौन लोग हैं। अगर किसी ने हकमारी की है तो फिर लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार ने हकमारी की है। बिहार में अगर वंचित समाज है, अति पिछड़ा समाज के दलितों को, मुसलमानों को अगर जगह नहीं मिली तो फिर ये जगह लालू और नीतीश ने नहीं दिया है। यह कहना है प्रशांत किशोर का। दोस्तों बात करेंगे कि कैंसर की दवा मिल गई है, यानी कि कैंसर से अब किसी की मौत नहीं होगी। कैंसर की वजह से, कैंसर बीमारी की वजह से किसी की भी जान नहीं जाएगी। आपको बता दें कि कैलिफोर्निया के साइंटिस्टों को कैंसर के इलाज में एक बड़ी सफलता मिली है। उन्हें एक किल स्विच मिल गई है जो कैंसर के सेल्स को मारने में कामयाब है। अमेरिका के कैंसर सेंटर के कैलिफोर्निया विशेषज्ञों ने कहा कि उन्होंने एक रिसेप्टर की है जो एक प्रोटीन की पहचान की है जिसे कैंसर कोशिकाओं को मारने के लिए डिजाइन किया जा सकता है। ये CD95 रिसेप्टर्स है जिन्हें FAS भी कहा जाता है। ये डेथ रिसेप्टर कहलाते हैं। ये प्रोटीन रिसेप्टर कोशिका झिल्ली पर रहते हैं। जब कैंसर के सेल्स एक्टिव होकर के संकेत छोड़ते हैं तो फिर ये रिसेप्टर उन्हें मारते हैं या फिर रिसेप्टर्स
कांटेक्ट में आकर के वे खुद मर जाते हैं। रिसर्चरों ने इसे CAR टी सेल थेरेपी नाम दिया है, जिसमें मरीज के ब्लड से टी कोशिकाओं को इकट्ठा करके लैब में इंसान के जीन में डालेंगे, जिसके बाद शरीर में काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर नामक रिसेप्टर बनकर के तैयार होता है। उसके बाद फिर इन सेल्स को मरीज के शरीर के ब्लड सर्कुलेशन में वापस डाल दिया जाता है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय से एक अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। शादी के 5 साल बाद एक लव स्टोरी को मुकाम हासिल हुआ है। इस बीच 2 बच्चे भी पैदा हो गए। एक दूसरे से दूर हो चुके प्रेमी प्रेमिका फिर से मिलकर के एक हो गए हैं। दोनों को मिलाने वाला कौन है, ये जानकर के आप चौंक पड़ेंगे। मामला जिले के मंसूरचक थाना क्षेत्र के दहिया गाँव की है। दरअसल महिला के पति ने ही पत्नी की शादी उसके प्रेमी के साथ करवा करके हलचल मचा दी है। जानकारी के मुताबिक महिला 2 छोटे बच्चों की माँ है, जिन्हें छोड़कर के अपने प्रेमी के साथ जाना चाहती थी। मामला बिहार के बेगूसराय जिले के दहिया गांव का है। लोगों ने बताया है कि काजल नाम की इस लड़की का मंसूरचक थाना इलाके के आधारपुर के राजकुमार ठाकुर के साथ प्रेम संबंध था, लेकिन साल 2018 में उसकी शादी दहिया गांव के अजय कुमार के साथ हो गई। दोनों के 2 बच्चे भी हो गए, लेकिन काजल का राजकुमार से संपर्क बना रहा। दोनों छुप छुप करके मिलते थे। एक दिन दोनों को आपत्तिजनक हालात में लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। पत्नी के प्रेम प्रसंग की जानकारी जब पति को हुई तो फिर उसने पूरा खेल ही बदल दिया। जब उसने फैसला किया है कि अब पत्नी को अपने साथ शादी के बंधन से मुक्त कर देगा। अपने घर वालों को मनाया और पत्नी और फिर उसकी प्रेमी के साथ शादी करा करके खुशी खुशी विदा कर दिया। जब पति ने अपनी पत्नी की खुशी की खातिर पूरे समाज के बीच शिव मंदिर में प्रेमी के साथ उसकी शादी करा दी गई। अपने 2 बच्चों की परवरिश का जिम्मा भी उसने अपने ऊपर ही उठा लिया। इस अनोखी शादी को देखने के लिए भारी भीड़ मंदिर में जमा हो गई। जब पति अजय ने कहा कि उन्हें काजल और फिर राज के रिश्ते के बारे में पहले पता नहीं था। उनके परिवार के सदस्यों ने काजल और राजकुमार को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जब मेरे परिवार के सदस्य ने मुझे घटना के बारे में बताया तो फिर मैं पहले चौंक गया। बाद में उसे अपने वैवाहिक बंधन से मुक्त करने का फैसला किया। अजय ने कहा है कि उसके साथ शादी जारी रखने का कोई भी मतलब नहीं था, क्योंकि वह राजकुमार के साथ रिश्ते में थी। दोस्तों, बात करेंगे कि भारतीय रेलवे अगले 4-5 सालों में 3000 नई ट्रेनें शुरू करने की योजना बना रही है। क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, इससे समायोजित करने के लिए और अधिक ट्रेनों की जरूरत है। इसके अलावा मंत्रालय यात्रा में लगने वाले समय को कम करने के लक्ष्य पर भी काम कर रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि नई ट्रेनें शुरू से 2027 तक वेटिंग टिकट का झंझट खत्म हो जाएगा और फिर सभी को कंफर्म टिकट मिलेगा। रेलवे को उम्मीद है कि आने वाले 5 सालों में ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या मांग के अनुरूप बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने कहा है कि रेलवे की मौजूदा यात्री क्षमता को 800 करोड़ सालाना है। इसे 5 सालों में बढ़ा करके 1000 करोड़ करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। रेल सूत्रों के अनुसार 69,000 नए कोच बनकर के तैयार हो चुके हैं। हर साल करीब 5000 नए कोच बनाए जा रहे हैं। इसके बाद रेलवे हर साल 400 से 450 वंदे भारत ट्रेनों के अलावे 200 से 250 जोड़ी नई ट्रेनें चला सकता था। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यात्रा का समय कम करना एक और लक्ष्य है, जिसके लिए रेलवे रेल नेटवर्क का विस्तार करने की दिशा में काम कर रहा है। दोस्तों, बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। जो उन्होंने हाल ही में इसकी घोषणा करके सियासी गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। इस यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश की इस यात्रा का मकसद जेडीयू की जमीन मजबूत करने, राज्य सरकार की योजनाओं एवं बड़े कदमों को जनता तक पहुंचाने और फिर बीजेपी एवं केंद्र सरकार की विफलताओं को बताना होगा। इस दौरान वे बिहार को विशिष्ट राज्य का दर्जा दिलाने के खिलाफ मूवमेंट भी चलाएंगे। हालांकि चर्चा है कि नीतीश कुमार इस यात्रा के जरिए अपने सहयोगियों को ताकत भी दिखाएंगे, ताकि लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस एवं आरजेडी के साथ सीटों को लेकर के कमजोर नहीं पड़ना पड़े। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक सरकारी कार्यक्रम में घोषणा की है कि वे फिर से बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। जब मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश कुमार कई बार यात्रा निकाल चुके हैं। इसी साल की शुरुआत में उन्होंने समाधान यात्रा निकाल करके विभिन्न जिलों का दौरा किया था। अब आगामी यात्रा के जरिए वे फिर से अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने का काम करेंगे। नीतीश कुमार की बिहार यात्रा कब और कितनी लंबी होगी, इस बारे में अभी कोई भी जानकारी नहीं आई है। माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार नए साल में इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। छठ पूजा के बाद जेडीयू के नेता यात्रा के रूट मैप और फिर रणनीति पर चर्चा कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही महीनों का वक्त बचा हुआ है। एमपी, राजस्थान समेत 5 राज्यों में इस महीने विधानसभा चुनाव होने के बाद विभिन्न पार्टियों का पूरा फोकस 2024 के आम चुनाव पर आ जाएगा। माना जा रहा है कि विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के नेता भी फिर से एक्टिव होकर के सीट बंटवारे पर चर्चा करेंगे। इस दौरान अलग अलग राज्यों में साझा रैलियां भी करेंगे।
दोस्तों बात करते हैं कि छठ दीपावली स्पेशल ट्रेनों में जनता से भारी भरकम किराया वसूला जा रहा है। केडीवी लाइव ने IRCTC की वेबसाइट से जानकारी हासिल करके बताया है कि स्लीपर क्लास और AC कोच में टिकट फुल है। जिन ट्रेनों में टिकट खाली भी है तो फिर उनमें किराया बहुत ज्यादा है। स्पेशल ट्रेनों में रेलवे 200% तक चार्जेस वसूल रहा है। जब जनरल और फिर स्लीपर कोच में घुसना मुश्किल हो रहा है। जब मुंबई से पटना जाने वाली सुविधा ट्रेन का सेकेंड AC का किराया 9394 रुपए तक पहुंच गया है। रेलवे सुविधा एक्सप्रेस ट्रेनों में राजधानी शताब्दी ट्रेनों की तरह डायनेमिक किराया वसूला जा रहा है। जब मुंबई से पटना सुविधा एक्सप्रेस ट्रेन में सेकेंड AC का बेस फेयर 2950 रुपये है। इस पर GST 448 रुपये और फिर डायनामिक चार्जेस 5900 रुपये तक हैं। यानी कि सुविधा एक्सप्रेस में 200% तक चार्जेस वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि सामान्य दिनों में दिल्ली से पटना जाने के लिए फ्लाइट का किराया 4668 से 5152 के बीच होता है। वहीं मुंबई से पटना तक फ्लाइट का किराया 6488 से 7000 के बीच होता है। रेलवे ट्रेनों में किराया फ्लाइट के सामान्य दिनों में किराए से कहीं अधिक वसूला जा रहा है। ज़्यादा किराया होने की वजह से लोग बस या फिर जनरल कोच में सफ़र करने को मजबूर हैं। या ट्रेनों में इतनी भीड़ हो रही है कि बहुत से लोग टिकट होने के बावजूद भी कोच में एंट्री तक नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गलत इस्तेमाल को लेकर के चिंता जताई है। यानी कि AI के इस्तेमाल को लेकर के चिंता जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर AI के जरिए डीप फेक तैयार करने को लेकर के चिंता जताई है और कहा है कि मीडिया को इस संकट को लेकर के लोगों को आगाह करना चाहिए। भाजपा के दिवाली मिलन कार्यक्रम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा है कि वे भारत को विकसित भारत बनाने की आकांक्षा रखते हैं और वह ये सिर्फ ये कह नहीं रहे हैं बल्कि जमीन पर उतार करके देखना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके लोकल फॉर वोकल के आह्वान के लोगों का समर्थन मिला है। PM मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान भारत की उपलब्धियों ने लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया है और अब हमारा देश रुकने वाला नहीं है। उन्होंने कहा है कि छठ पूजा अब राष्ट्रीय पर्व बन चुका है और ये हमारे लिए बेहद खुशी की बात है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि यदि उनकी पार्टी उन्हें लाहौर से भी टिकट देगी तो वे कमल खिला करके दिखा देंगे। शाहनवाज हुसैन ने यहां किशनगंज के MGM मेडिकल कॉलेज में प्रेस कॉन्फ्रेंस में किशनगंज से लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर के पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि पार्टी यदि मुझे लाहौर से भी टिकट देगी तो फिर कमल खिला करके दिखाऊंगा। उन्होंने विपक्ष के इंडी गठबंधन को भिंडी गठबंधन बताया है। जी हाँ, वहीं राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में तैयारी में भाजपा जुट गई है। यहाँ किशनगंज में अन्य बेटा के नेतागण घड़ेर छुआ बोल करके वोट बटोर लेते हैं, लेकिन यहाँ के युवाओं के रोजगार का कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। यहाँ से जो सांसद जीतते हैं वे दिल्ली चले जाते हैं, जब साथ में यहाँ के जनता भी उसके पीछे पीछे दिल्ली मजदूरी करने के लिए चली जाती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अब बालू माफिया की खैर नहीं है। नीतीश सरकार ने अब प्लान बना लिया है, बस अब इंतजार है एक्शन की। आपको बता दें कि अवैध खनन को रोकने को लेकर के SI के बलिदान की घटना दुखद है, जहां उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। बिहार में अवैध खनन पर और भी नकेल कसी जाएगी। ये बातें राज्य के खनन एवं भूतत्व मंत्री रामानंद यादव ने कही है जब वे गुरुवार को जमुई पहुंचे थे, जहाँ यहाँ उन्होंने दारोगा प्रशांत रंजन के बलिदान स्थल का निरीक्षण किया। साथ ही नदियों में बेतरतीब तरीके से हुए बालू उठाव का भी मुआयना किया। जमुई में इलाजरत होमगार्ड जवान राजेश शाह तथा उनकी पत्नी से भी मंत्री ने मुलाकात की है तथा सरकार की तरफ से हर संभव सहायता मुहैया कराने का भरोसा दिया है। इस दौरान उन्होंने घायल जवान से घायल संदर्भ में विस्तार से जानकारी ली है। मंत्री ने जमुई की यात्रा के दौरान अवैध खनन की शिकायत तथा बंदोबस्तधारियों द्वारा नदियों के बेहतरीन दोहन को लेकर के खनिज विकास पदाधिकारी सह की भी तलाश लगाई है। साथ ही उन्होंने सख्त हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बचे हुए बालू घाटों की भी नीलामी सुनिश्चित करने का भी निर्देश देते हुए छोटे घाटों का भी प्रस्ताव विभाग में भेजने का टास्क खनिज विकास पदाधिकारी को दिया है। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अन्य मार्ग में स्थित संकल्प में खरीफ विपणन साल 2023-24 में धान अधिप्राप्ति को लेकर की समीक्षात्मक बैठक की और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने परिस्थितिकरण के माध्यम से खरीफ विपणन साल 2023-24 के अंतर्गत धान का
न्यूनतम समर्थन मूल्य, धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि एवं धान अधिप्राप्ति के लक्ष्य के संबंध में विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि इस बार सामान्य ग्रेड के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2183 रुपये प्रति क्विंटल रखा गया है। धान अधिप्राप्ति की प्रस्तावित अवधि 1 नवंबर 2023 से 15 फरवरी 2024 तक रखा गया है। चरणबद्ध तरीके से धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया शुरू की गई है और फिर इस साल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य 45 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। दोस्तों, साइबर क्राइम के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। स्कैमर से या फिर ठग सिम स्वैपिंग के जरिए भी लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल सिम स्वैपिंग में होता यह है कि स्कैमर्स आपकी निजी डिटेल्स के बदौलत आपके नंबर को आपके अपने मोबाइल पर एक्टिव करवा लेते हैं और फिर आपके नंबर पर आने वाली तमाम जानकारी को यूज करके आपके बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। स्कैमर्स आपकी निजी यानी कि प्राइवेट जानकारी को सोशल मीडिया से इकट्ठा करते हैं और फिर इसे आगे टेलीकॉम ऑपरेटर को बता करके आपकी सिम का एक्सेस अपने फोन पर ले लेते हैं। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप ये कैसे जान सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी सिम कार्ड इशू है यानी एक्टिव है। ये जानने के लिए सबसे पहले आपको सरकार की एक वेबसाइट पर जाना है जिसका एड्रेस www.sancharsathi.gov.in पर जाना है। इस वेबसाइट पर आप जाएं, केवल इसी वेबसाइट पर जाकर के अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर दें। यदि आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हैं तो फिर आप फ्रॉड का शिकार भी हो सकते हैं। आप चाहे तो सीधे गूगल पर TFCOP भी सर्च कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाने के बाद सिटीजन सेंट्रिक के ऑप्शन पर जाकर के नो योर मोबाइल कनेक्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड लिख करके इंटर बटन पर क्लिक करना होगा। या फिर आपके नंबर पर एक OTP आएगा जिसे दर्ज करने के बाद आप ये जान पाएंगे कि आपके आधार कार्ड से कितने नंबर लिंक है। अगर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा नंबर आप यूज़ नहीं करते हैं तो फिर आप उसे ब्लॉक भी करवा सकते हैं। यहाँ आपको आपके आधार कार्ड पर पूर्व और वर्तमान में जारी किए गए सभी नंबर की लिस्ट दिखेगी। किसी भी वेबसाइट पर अपनी निजी डिटेल्स डालने से पहले ये देख लें कि वेबसाइट सिक्योर है या नहीं, या साथ ही वेबसाइट आधिकारिक है या नहीं। सोशल मीडिया पर अपनी निजी डिटेल्स कभी भी शेयर ना करें क्योंककि इस डिजिटल युग में इनका गलत फायदा उठाया जा रहा है। संभव हो तो फिर अपना प्राइमरी मोबाइल नंबर जो बैंक अकाउंट और फिर जीमेल से लिंक है उसे कम से कम जगह पर दें। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार शिक्षा विभाग के नए निर्देश के अनुसार 19 और 20 नवंबर को छठ पूजा की छुट्टी रहेगी। इन 2 दिनों में शिक्षकों का योगदान नहीं होगा। ऐसे में जो शिक्षक बच जाएंगे उनको 21 नवंबर को योगदान करा दिया जाएगा ताकि 22 नवंबर को स्कूल खुलने के बाद सभी नए शिक्षक बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। इसको लेकर के विभाग के माध्यम से शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र लिखा है। इससे पहले छुट्टी रद्द करने को लेकर के शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किया था जिसका शिक्षक पुरजोर विरोध कर रहे थे। जिला शिक्षा पदाधिकारियों की ओर से जारी पत्र में कहा गया था कि अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से 13 से 21 नवंबर तक स्कूल टीचर के योगदान का कार्य का तालिका निर्धारित की गई है। ऐसे में सभी स्कूलों के प्रधान अध्यापक अवकाश अवधि में भी स्कूल उपस्थित रहेंगे और नवनियुक्त शिक्षकों का योगदान स्वीकार करके आगे की कार्रवाई करेंगे। लोक आस्था के महापर्व पर शिक्षकों की छुट्टी रद्द होने से वे काफी खफा थे। बिहार में महापर्व छठ को लेकर के अलग ही माहौल रहता है जब लोग भले ही किसी पर्व में घर ना आए लेकिन छठ में जरूर आते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन मनी ट्रांसफर के लिए हम सभी UPI का इस्तेमाल करते हैं। भारत में UPI को इस्तेमाल करने वाले यूजर्स काफ़ी हैं क्योंकि ये बहुत आसान प्रक्रिया है। अब UPI यूजर्स के लिए एक बहुत ज़रूरी खबर सामने आई है। दरअसल नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने नए दिशा निर्देशों की घोषणा की है जो आपकी UPI ID को निष्क्रिय कर देंगे। सभी बैंक और गूगल पे और फिर फ़ोन पे जैसे थर्ड पार्टी ऐप उन UPI ID को ब्लॉक करने जा रहे हैं जिनमें 1 साल से अधिक समय से कोई भी लेन देन नहीं किया गया है। इस साल के अंत तक ऐसे सभी UPI ID को बंद कर दिया जाएगा जिनसे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि निष्क्रिय ग्राहकों की UPI ID और फिर लिंक किए गए सेल फोन नंबर को नए NPCI दिशा निर्देश के अनुसार सभी तृतीय पक्ष ऐप्स और फिर PSP बैंक द्वारा सत्यापित किया जाएगा। अगर आपकी UPI ID से कोई भी क्रेडिट या फिर डेबिट नहीं किया गया तो फिर ID बंद ही कर दी जाएगी। जब नए साल से ग्राहक इन ID से लेन देन नहीं कर पाएंगे। NPCI ने बैंकों और फिर थर्ड पार्टी ऐप्स को इन UPI ID की पहचान करने के लिए 31 दिसंबर तक का समय दिया है। आपके संबंधित बैंक आपकी UPI ID को निष्क्रिय करने से पहले आपको ईमेल या फिर संदेश के माध्यम से एक सूचना भेजेंगे। NPCI को उम्मीद है कि इस नए नियम से गलत व्यक्ति के खाते में पैसा ट्रांसफर होने से रोका जा सकेगा। जहां हाल के वर्षों में इस तरीके के कई मामले सामने आए हैं जिसे देखते हुए ये फैसला लिया गया है।
दोस्तों, बिहार के जब से शिक्षा विभाग की कमान के पाठक ने संभाली है, तब से आए दिन वे कोई न कोई नया नया फरमान जारी करते रहते हैं। ऐसे में अब उन्होंने राज्य के विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेजों में कार्यरत हर शिक्षक को लेकर के एक नया फरमान जारी कर दिया है। इसमें कहा गया है कि राज्य के विश्वविद्यालयों और फिर कॉलेज में कार्यरत हर शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 5 कक्षा लेने की अनिवार्यता होगी। इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों के कुल सचिवों और फिर कॉलेज प्राचार्य को दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। जब विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो भी शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा विभाग ने कहा है कि हर दिन शिक्षकों द्वारा दिए गए कक्षा की जानकारी कॉलेज प्राचार्य से ली जाएगी। विभाग के पदाधिकारी और फिर कॉलेज प्राचार्य के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली समीक्षा बैठक में ये जानकारी ली जाएगी। प्राचार्य बताएंगे कि किन किन शिक्षकों ने 5 कक्षा ली है या किन्होंने नहीं ली है। इस संबंध में विभागीय पदाधिकारी बताते हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रावधान के अनुसार शिक्षकों को प्रतिदिन 5 घंटे संस्थान में रहना अनिवार्य किया गया है। इसी के अंतर्गत विभाग ने 5 कक्षा रोज लेने की अनिवार्यता की गई है। वहीं विभाग ने यह भी निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालय और फिर कॉलेज के कोई भी विद्यार्थी 3 दिनों से अधिक समय के लिए छुट्टी लेते हैं तो फिर उन्हें असाइनमेंट दिया जाएगा। यह कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है, किताब की समीक्षा और फिर कोई लेखनी आदि का असाइनमेंट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार का शिक्षा विभाग इन दिनों शिक्षा में सुधार को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सक्रिय में है। हाल ही में बीपीएससी के जरिए करीब 1 लाख शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया बहुत ही कम समय में पूरी की है। यह विभाग अब राज्य के करीब 4 लाख नियोजित शिक्षकों को नियमित करने की तैयारी में है, जिससे कि राज्य में यानी कि बिहार में शिक्षकों की कमी को पूरा किया जा सके। दोस्तों, माउंटेन मैन दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की मांग करने वाले जीतन राम मांझी अब शांत हो गए हैं। भाजपा में जाने के बाद एक बार भी जीतन राम मांझी ने दशरथ मांझी का जिक्र नहीं किया है। यह आरोप लगाते हुए जदयू के नेता जीतन राम मांझी से सवाल किया है। जेडीयू प्रवक्ता हेमराज राम ने कहा है कि अब तक दशरथ मांझी को भारत रत्न की उपलब्धि क्यों नहीं दी गई। दरअसल जिस समय जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ थे उस वक्त वे लगातार भाजपा नेताओं से सब मुलाकात के लिए दिल्ली जाते थे। जब मीडिया ने अमित शाह से मुलाकात का कारण पूछा था तो फिर उन्होंने दशरथ मांझी का नाम लिया था। यह कहा कि दशरथ मांझी के लिए भारत रत्न की उपाधि मांगने के लिए गए थे, लेकिन जब से महागठबंधन छोड़ करके एनडीए में गए हैं तब से दशरथ मांझी का जिक्र तक नहीं किया गया है। जीतन राम मांझी के इसी चुप्पी पर जेडीयू ने सवाल पूछा है। जेडीयू ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पर परिवारवाद की राजनीति करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से बिहार की राजनीति में रहे हैं। दोस्तों, बिहार के सोनपुर में हर साल की तरह इस बार भी फिर से एशिया का सबसे बड़ा सोनपुर पशु मेला 25 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। इस बार सोनपुर मेला 32 दिनों तक चलेगा। जब 25 नवंबर से शुरू हुआ ये मेला 26 दिसंबर को समाप्त होगा। 27 नवंबर को पहला शाही गज स्नान होगा। हरिहर क्षेत्र में सामान्यतः करीब 3 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये मेला लगता है। इसमें 7 एकड़ मेला क्षेत्र रहता है जिसकी बोली लगती है और फिर दुकानें आवंटित की जाती है। जब पिछले साल से शुरू एडवेंचर स्पोर्ट को इस बार बड़े पैमाने पर करने की योजना बनी है। इसके एजेंसियों का चयन किया जा रहा है। पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय के अनुसार 3 एकड़ क्षेत्र में घोड़ा बाजार, चिड़िया बाजार और फिर हथकरघा से बने सामानों के स्टॉल लगेंगे। इसके साथ ही घोड़दौड़, नौका दौड़ और फिर कुश्ती प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा। सारण और वैशाली जिला प्रशासन द्वारा आपसी समन्वय स्थापित करके सुरक्षा और फिर ट्रैफिक का पुख्ता इंतजाम किया जाएगा। ये मोबाइल पर क्या देख रहे हैं जी? मोबाइल पर ही देखते रहता है। ये बातें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कही है। जी हाँ, दरअसल बिहार में मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत लाभार्थियों को पहली किस्त दी है। इसको लेकर के पटना के बाबू सभागार में एक कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था। इसी दौरान मंच से अपनी बातों को रखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समुदाय के लिए खुद के तरफ से किए गए काम की चर्चा कर रहे थे। तभी एक योजना को लेकर के सीएम नीतीश कुमार थोड़े से नाराज नजर आए और उन्होंने कहा है कि हम तो खुद योजना का बीच बीच में रिव्यू करते रहते हैं। ये उद्यमी योजना का भी रिव्यू कर रहे थे तो फिर मालूम चला है कि अल्पसंख्यक वाला डिपार्टमेंट में अभी काम नहीं हुआ है। इसके बाद तो हम उस विभाग के अधिकारी को तो बुलाए ही थे। आज कहाँ है जी? काहे नहीं आया? क्या बोले पटना में नहीं है? आज ही जाना था। जिस दिन आएगा पटना उस दिन ही मुलाकात करने बुलाएंगे। हम सवाल करेंगे कि बुलाए थे तो फिर आए क्यों नहीं? ये तो काम हमने सबके लिए किए थे ना, तो फिर हम तो चाहते हैं कि सब अल्पसंख्यकों को फायदा मिले। जितना हम काम करवाए हैं तो फिर बहुत लोग अब भूलने लगा है कि काम हम ही करवाए हैं। हम तो कह रहे हैं कि 2005 के बाद लोगों के हित में जो काम हुआ है लोगों को बताते रहिए, नहीं तो फिर आजकल तो फिर सब डिपार्टमेंट मोबाइल पर हो गया है। देखो ना, यहाँ पर बैठा हुआ है, फोन लेकर के चला रहे हैं, सब उसी को देखते रहता है बेचारा।
दोस्तों बिहार के गया में एक फर्जी टीटी का वीडियो सामने आया है। यहाँ गया रेलवे जंक्शन पर एक फर्जी टीटी एक रेल यात्री के साथ बदतमीजी कर रहा है, जब पैसे की डिमांड करते हुए उसे मां, बहन और फिर बेटे की गालियां दे रहे हैं। ये वीडियो टीसी कार्यालय का है, जिसमें फर्जी टीटी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पैसे नहीं देने पर यात्री से मारपीट करने तक की धमकी देते सुना जा सकता है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो मंगलवार का है, जो सोशल मीडिया पर अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जब फर्जी टीटी की पहचान वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है, जब वह गया स्टेशन पर फर्जी टीटी बनकर के पैसे वसूलता है और जो यात्री उसे पैसे नहीं देता है तो फिर उसके साथ मारपीट करता है। यात्री से पैसे डिमांड करने वाले फर्जी टीटी कह रहा है कि तुम्हारे पास जो टिकट है उसे फाड़ देंगे, क्या करोगे। यात्री ने जब कहा कि ये तो नाइंसाफी है, इस पर वह पैसेंजर को एसी कोच का फाइन करने की बात कहता है। यात्री जब कहता है कि वह तो एसी बोगी में गया ही नहीं, तो फिर आप कैसे फाइन करेंगे। इस पर फर्जी टीटी कहता है कि मैं बोल दूंगा कि तुम्हें एसी कोच से पकड़ा है, इसके बाद तुम क्या करोगे। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद ये कहा जा रहा है कि फर्जी तरीके से ट्रेनों में घूम घूम करके रेल यात्रियों से अवैध वसूली के खेल में टीटी की भी मिली भगत है। वीडियो में फर्जी टीटी वहां तैनात टीटी विपुल कुमार सिंह को भी गाली गलौज करते हुए नजर आ रहा है, जब ये यात्री से उसकी पत्नी को लेकर भी गलत बातें करता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद मुख्य टिकट निरीक्षक RK सिन्हा ने इसका संज्ञान लेते हुए रेल यात्री के से गाली गलौज करने वाले टीटी विपुल कुमार सिंह को निलंबित कर दिया है। इधर फर्जी टीटी वीरेंद्र कुमार फरार है, जहां मामले में गया रेल थानाध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने कहा है कि वीडियो वायरल होने की जानकारी उन्हें मिली है, लेकिन मामले में रेल यात्री या फिर विभागीय स्तर पर रेल थाना में लिखित शिकायत नहीं किया गया है। दोस्तों बिहार में नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाने के दौरान कई गड़बड़ियां सामने आई है, जिसका खामियाजा अब जिला शिक्षा पदाधिकारी भुगत सकते हैं। जय शिक्षा विभाग ने सूबे के यानी कि बिहार के 3 जिलों के DO को शोकॉज किया है। जहां नवनियुक्त शिक्षकों को स्कूल आवंटित करने के मामले में तीनों को शोकॉज किया है। या नवनियुक्त शिक्षकों की स्कूल आवंटन करने में समस्तीपुर, सारण और फिर सीवान के जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को शिक्षा विभाग ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस शिक्षकों के पदस्थापन के संदर्भ में किया है। दरअसल एक ही स्कूल में अधिक शिक्षकों का पदस्थापन कर दी गई है, जहाँ इसे शिक्षा विभाग ने गंभीर लापरवाही और फिर विभागीय आदेशों का उल्लंघन माना है। समस्तीपुर के DO मदन राय और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नरेंद्र कुमार सिंह, सारण के DO कौशल किशोर और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी दिलीप कुमार सिंह और सीवान के DO मिथिलेश कुमार और फिर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी अवधेश कुमार को दिए गए कारण बताओ नोटिस में शिक्षा विभाग ने कहा है कि विद्यालय आवंटन में शिक्षकों का युक्त संगत एकीकरण नहीं किया गया है, जैसे साथ ही मुख्यालय के स्तर पर शिक्षकों के पदस्थापन के अंतिम चरण में किए गए सत्यापन के क्रम में वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस ये था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।